हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आई होप आप सब लोग नोट्स लेके बैठे होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं हमारी सीरीज में, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सब आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं दोस्तों कि आप नोट्स लेके बैठो और जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सब आप अपनी कॉपी में लिखते रहो, ताकि परीक्षा के समय आप एक अच्छी रिवीजन कर सको। दोस्तों आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे सीरीज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। दोस्तों त्रिकोणमिति से आपका प्रश्न लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपकी परीक्षा में आने की अत्यधिक संभावनाएं हैं इसकी, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री सवाल है, क्या कहा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे दोस्तों, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या प्रूफ करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड की तरफ से चलते हैं दोस्तों, हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में यही तो है दोस्तों, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप सोच रहे हो कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें? नहीं, ये और इजी हो सकता है दोस्तों बिना क्रॉस मल्टीप्लाई कराए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करोगे तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा दोस्तों। तो और किस तरह लगाएं, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं दोस्तों कि जब ट्रिग्नोमेट्री के आपको ऐसे सवाल मिले, जब त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल मिले और उनमें साइन और कॉस के अलावा कोई अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हो। आपको पता होगा दोस्तों कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। जी बिल्कुल, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक होता है दोस्तों। अगर साइन और कॉस के अलावा क्वेश्चन में आपका साइन और कॉस के अलावा कोई अन्य त्रिकोणमिति आ गया, जैसे कि tan आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, कॉसेक आ गया, तो इन सबको आप क्या करोगे दोस्तों, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लोगे, जिससे कि मुश्किलें जो होंगी वो थोड़ी आसान हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या करेंगे आप लोग सबसे पहले कि tan, कॉट, सेक और कॉसेक को, यानी कि साइन और कॉस को छोड़ करके जो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे कि tan, कॉट, सेक और कॉसेक है, इन्हें सबसे पहले साइन और कॉस के पदों में चेंज करोगे। जब समझ रहे होगे, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं दोस्तों। जैसे tan है, जैसे tan है दोस्तों, tan को हम साइन और कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिमाग में बिठा लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा कि tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही cot थीटा अगर मिल गया तो cot की जगह पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। भाई tan का उल्टा होता है cot, इसलिए cot को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं दोस्तों। सेक की बात कर लें, कॉस का उल्टा होता है तो सेक की जगह पे डायरेक्ट हम 1 अपॉन कॉस पुट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही कॉसेक की जगह पे, कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं दोस्तों। ये सारे चेंजिंग आप दिमाग में बिठा लो, अपनी नोट्स में लिख लो कि आवश्यकता पड़ने पर tan थीटा की जगह पे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं दोस्तों। आइए आपसे मेरी बातें समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है, इन सब का यूज कब करेंगे, जब साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉस के अलावा ये चारों आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो इन चारों की जगह पे आप साइन कॉस का यूज कर सकते हो दोस्तों। ये नोट कर लिए होगे, मैं इसको मिटाऊंगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे tan मिल रहा है,
यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cos थीटा अपॉन 1 माइनस ध्यान दीजिएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जी बिल्कुल, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अगला टर्म क्या है कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप सारी चीजें समझ रहे होगे दोस्तों। हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमने भी क्वेश्चन में कुछ नहीं किया दोस्तों, बस इतना किया है कि जो tan था उसको हमने क्या कर लिया, मुश्किल आसान करने के लिए tan को हमने साइन और कॉस में चेंज कर दिया। अब आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन बना दे 1/1 कर दे, जिसके नीचे कोई नहीं था उसके नीचे 1 होता है दोस्तों, तो ये बन गया 1, डिनोमिनेटर में बन गया 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फ्रैक्शन के टाइप का लग रहा है, ऊपर कॉस थीटा रहने दीजिए, ऊपर कॉस थीटा रहने दीजिए मेरे दोस्तों। नीचे क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉस का 1 में होगा कॉस थीटा, कॉस का 1 में होगा दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा, 1 का साइन में होगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, 1 का साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा, बीच में माइनस था और नीचे कॉस एक कम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों आयु समझ में आया होगा, cos का 1 में cos थीटा, 1 का साइन में साइन थीटा, cos का 1 में cos थीटा। अगला टर्म क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब ये कहां चला जाएगा दोस्तों, ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा दोस्तों, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे, देखिए जरा ध्यान से, लिखा है a अपॉन b अपॉन c, a अपॉन b अपॉन c, ये वाला ये से नीचे वाला अपॉन में इस प्रकार से, तो ये कहां चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा a इंटू सी अपॉन बी, क्या हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी। लेकिन अगर ये कहीं ऐसे हो जाए दोस्तों कि a अपॉन बी अपॉन सी हो, ऐसे हो, समझिएगा ध्यान से, a अपॉन बी अपॉन सी हो, तो इस c वाले टर्म का कहां मल्टीप्लाई हो जाता है, b में, तो a अपॉन बी इंटू सी हो जाता है। जब ये बड़ा वाला अपॉन बीच में लगा सबसे नीचे, तो सी वाला का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब यहाँ ऊपर लगा हुआ है कि a अपॉन b अपॉन सी हो, तो कहां से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इससे यहाँ पे क्या है कि cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos कहां चला जाएगा मेरे दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आई होप मेरी बातें आप सब समझ रहे होगे, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे दोस्तों। तो इसको कहां भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो ये क्या बच जाएगा, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आई होप सारी चीजें आप समझ रहे होगे, ये आगे बढ़ लेते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों cos का cos में होगा तो cos स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप समझ रहे होगे, क्या बच जाएगा दोस्तों, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इधर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए cos थीटा माइनस। अब आप सारी चीजें समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इसलिए हमने साइन tan को साइन और cos में कहते हैं कि लास्ट में जब सॉल्व करते जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर दोस्तों जुड़ना होता है तो जुड़ जाता है, घटना होता है तो घट जाता है। फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि वहां पे बीच में सिंबल किस टाइप का है। यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी दोस्तों ये कुल मिलाकर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। आयु समझ में आ रहा होगा भाई, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार कर लिए। ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बिल्कुल आप तो फार्मूला का आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी ऊपर हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस साइन थीटा था ही, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कट जाएगा। क्या बच गया मेरे दोस्तों, बच गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। देखिए ध्यान से, यही आपका क्या है, RHS है दोस्तों। यानी आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव कर दिया। यही आपको प्रूव करना था। और जब क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, एक बार फिर समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। आपको प्रूव करना था बिना कुछ सोचे। जब आपको क्वेश्चन में अगर साइन कॉस है तो ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, लेकिन अगर इनके अलावा कोई अन्य चार
6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अगर साइन और कॉस के अलावा दोस्तों टेन कॉट सेक और कॉसेक मिल गया तो इन चारों को आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करोगे। यहां पे टेन थीटा था दोस्तों, हमने कॉस और साइन के टर्म में चेंज किया, साइन अपॉन कॉस किया। सॉल्व करते हैं, कॉस का 1 में करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 का साइन में करेंगे दोस्तों, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस में ऊपर चला गया, बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ले देखो जो दूसरा टर्म था इसको हमने चेंज नहीं किया, अभी हम आगे वाले टर्म में चेंजिंग कर रहे थे, लास्ट में देखा कि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर जुड़ना हुआ जुड़ जाएगा, घटना हुआ घट जाएगा दोस्तों। हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सारी चीजें आपको पता है। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू में न्यूमरेटर में कॉस थीटा इनटू साइन, कट जाएगा दोनों, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन। यही आपको RHS में प्रूव करना था दोस्तों। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए तथा इन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा दोस्तों कि कोई इक्वेशन दिया है, कोई समीकरण दिया है, इनके रूट्स के नेचर बताने हैं और उन्हें फाइंड भी करना है, यानी समीकरण के मूलों की प्रकृति भी बतानी है और उन्हें ज्ञात भी करना है कि वो क्या क्या होंगे दोस्तों। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मूलों की प्रकृति क्या चीज होती है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। इस मूलों की प्रकृति पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके आराम से समझ लीजिएगा। फिर भी मैं इस मूलों की प्रकृति को, इस नेचर को मैं कुछ रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों, परेशान मत होइए। दोस्तों जो तुम्हारे हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई इक्वेशन है 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको बताने हैं। आइए दोस्तों इसी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, मैं सब बताऊंगा, आप पेशियंस बना के रखिए। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया है, 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये आपका इक्वेशन दिया है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति के बारे में जान लीजिए दोस्तों। आपको याद होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है जी, बिल्कुल। अब इनके मूल को, भाई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स निकलेंगे, उन्हें हम कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया आपका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो गया आपका, श्रीधराचार्य जी का सूत्र हो गया, इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। यानी हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं और श्रीधराचार्य जी के सूत्र से भी हल करते हैं, और हम उन मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इन तीनों विधियों से हम मूल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है दोस्तों कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आई होप आपको याद होगा श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे जो आपको ये टर्म दिख रहा है ना दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म दिख रहा है ना दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है दोस्तों। यही जो है दोस्तों, यही द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता है मेरे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है दोस्तों। यही विविक्तकर कहलाता है दोस्तों, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है दोस्तों आपका। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, उसके रूट्स के नेचर जो होते हैं दोस्तों, इसी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं, इसी डिस्क्रिमिनेंट, इसी विविक्तकर पर डिपेंड करते हैं दोस्तों। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति जो होती है दोस्तों, इसी विविक्तकर पर निर्भर करती है, इसी विविक्तकर पर डिपेंड करती है, इसी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अच्छे समझिए कि जब डी का मान मेरे दोस्तों, डी का मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए,
जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो दोस्तों, तो जो मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण का विविक्त कर जब आप निकालोगे, यदि d का मान विविक्त करें, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान जीरो के बराबर आ गया या जीरो से बड़ा आ गया, तो मूल क्या होंगे मेरे दोस्तों, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि यदि केवल और केवल बड़ा आ जाए तो क्या होगा, तो रूट तो रियल तो होंगे ही, साथ साथ में अनइक्वल होंगे दोस्तों, अनइक्वल होंगे यानी कि बराबर नहीं होंगे, रूट्स बराबर नहीं होंगे। अगर जीरो से केवल बड़ा है डी का मान, विविक्त कर जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे मेरे दोस्तों। अगर कभी कभी क्या हो गया कि मान लो डी का मान जीरो के बराबर आ गया, विविक्त कर जीरो आ गया, तो दोस्तों रूट जो है वो रियल तो होंगे ही और साथ साथ में इक्वल रूट होंगे दोस्तों, इक्वल रूट होंगे, समान मूल होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर होंगे। आइए सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अगर विविक्त कर जीरो से बड़ा आ गया, मूल वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, जीरो आ गया तो बराबर भी होंगे और साथ में वास्तविक होंगे, वास्तविक तो होंगे, बराबर आ गया, साथ साथ में वो दोनों क्या होंगे, बराबर भी हो दोस्तों, मूल परमीय होंगे, एक रेशनल होंगे। आयोग समझ में आया होगा। यदि डी का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब क्या होगा, दूसरी कंडीशन में डी का मान जीरो से छोटा आ जाए दोस्तों, तो आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे, काल्पनिक मूल मिलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाए तो आपको काल्पनिक मूल मिलेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो वास्तविक नहीं होंगे। यदि विविक्त कर जीरो से छोटा आ गया तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे दोस्तों, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, अपरिमेय होंगे। आई होप यही सब प्रकृति है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति दोस्तों उसके विविक्तर पर डिपेंड करती है। जीरो से बड़ा आ गया, जीरो के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, छोटा आ गया तो काल्पनिक हो जाएंगे। यही प्रकृति आपको बतानी है और साथ साथ में उन्हें हल भी करना है दोस्तों। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में होगा, जितना भी क्वेश्चन ने कहा है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि कोई द्विघात समीकरण है, कोई इक्वेशन दिया है। अभी आपको द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है, लेकिन जब हल करोगे ना तो ये वास्तव में द्विघात समीकरण ही बनेगा। कोई इक्वेशन दिया है दोस्तों, 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूप में कोई इक्वेशन दिया है। इनके रूट्स को फाइंड करना है, उनका नेचर बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इन टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। कुछ दिख रहा है, अगर इनको सॉल्व कर ले तो लास्ट में जब इनको सॉल्व करने की बारी आएगी तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा और 1 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना बाकी है मेरे दोस्तों। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस में इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। इधर वाले टर्म को अभी टच मत करिए, अभी आपको आसानी होगी समझने में। देखिए ध्यान से, हमने इधर इन दो टर्मों को हमने सॉल्व किया तो मिल गया हमको 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 मिल गया अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 मिल गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू 2x कितना हो गया मेरे दोस्तों, 4x स्क्वायर। 2 दूनी 4, x का x में होगा तो 4x स्क्वायर ही ना होगा। 2x का 3 में करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 1 का x में करेंगे x हो जाएगा, 1 का माइनस 3 में करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 3 रहेगा। इसको अंदर मत गुणा करिए, क्यों नहीं करेंगे कि आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, मत गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आसानी हो जाएगी और करने में। गुणा करोगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस मिल जाएगा आपको, गुणा मत करिए। इधर क्या बचा है मेरे दोस्तों, 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों क्या मिल जा रहा है हमको आगे मिल जा रहा है कुछ इस प्रकार से। ये 3x आपका 3x प्लस 9 आपका ये बचा है इधर। ये देखिए 4x स्क्वायर ये हो गया, कोई बात नहीं, 4x स्क्वायर ये हो गया
6x 1x कितना हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा और माइनस का 3। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मेरे दोस्तों। फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर जुड़ना होता है जुड़ जाता है, घटना होता है घट जाता है। यहाँ पे प्लस इसका मतलब दोनों न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोस्तों। पहले इधर हमने देख लिया, अब कौन जुड़ रहा है अगले वाले टर्म का, यानी कि 3x + 9 ये भी ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एक ही बार कर लेंगे, x - 3 2x + 3 तो बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे वाले का तो काम खत्म। ये डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0। किसी भी नंबर से अगर 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू कोई भी नंबर, तो आंसर 0 आना है। किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आना है। लेकिन अगर 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को दोस्तों तो आंसर 0 नहीं आना है, इनफाइनाइट आना है। 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट और 0 को डिवाइड करने पर 0 आंसर आए। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं, दोस्तों। इनका काम खत्म। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4x²। 7x 3x कितना हो गया मेरे दोस्तों 10x हो गया। कितना हो गया भाई 7 3 10 ना होगा, -3 + 9 प्लस माइनस माइनस होता है घट जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस का 6 बच जाएगा। यानी आपको मिल गया 4x² + 10x + 6 = 0। 4x² + 10x + 6 = 0 मिल गया। क्या और कुछ कर सकते हैं जी, बिल्कुल 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 2 2 जा 4 2 5 10 2 3 2 कॉमन हो रहा था। यहाँ बच गया 2x², यहाँ बच गया 5x और यहाँ बच गया 3 बराबर में 0। 2 कॉमन था मेरे दोस्तों, 2 कॉमन कर लिया, 2x² + 5x + 3 = 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 0 को डिवाइड कर रहा है 2 से, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर क्या आना है जी, बिल्कुल 0 आना है। यानी कुल मिला के आपका केवल और केवल क्या बच जाएगा, कुल मिला के दोस्तों केवल और केवल क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2x² + 5x + 3 = 0। बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। बस अब इसका आपको क्या करना है, दोस्तों, इनके मूलों की प्रकृति बतानी है और उन्हें ज्ञात भी करना है। दोस्तों मूलों की प्रकृति भी बतानी है और इन्हें ज्ञात भी करना है। आ जाइए पहले प्रकृति पे ही चल लेते हैं। प्रकृति कैसे, प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, बता दीजिए मुझे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, उसके विविक्तकर पर, डिस्क्रिमिनेंट पर दोस्तों। अब लिखेंगे प्रकृति के लिए, किसके लिए दोस्तों, प्रकृति के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रकृति के लिए बात कर लेते हैं। किस पे डिपेंड करता है, विविक्तकर पे। क्या होता है विविक्तकर, b² - 4ac। क्या होता है विविक्तकर मेरे दोस्तों, b² - 4ac होता है। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, b² - 4ac कितना आएगा मेरे दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ax² + bx + c = 0 होता है। तुलना कर लोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है दोस्तों। हो गया ना सारी चीजें, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्या मिल रहा है यहाँ से। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया, 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। d = कितना आ गया 1 आ गया, जो 0 से क्या है दोस्तों बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अतः दोस्तों, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ पे d का मान क्या आया है, दोस्तों 0 से बड़ा। d का मान 1 आया है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से क्या है दोस्तों, बड़ा है। 1 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक। अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी, समझ में आएंगी दोस्तों। अब हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात भी करना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इस पे इसे कर लेते हैं। समीकरण क्या है, 2x² + 5x + 3 = 0। चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं।
इस गुणनखंड क्या होता है, जो बी है आपका, इसी को तोड़ना है। इसी को 5 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर 3 दूनी 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। 5 को तोड़ना है 2 पार्ट में कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो क्या होगा दोस्तों जी, बिल्कुल क्या होगा, 3 और 2 होगा, यानी 3x और 2x। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी 3 2 5 होता है और 3 दूनी 6 भी तो होता है, तो 3x और 2x। तो कॉमन की बारी आई, x कॉमन है, 2x प्लस 3 बचेगा। अगले ब्रैकेट में भी x 1 कॉमन कर लेंगे भाई, यहाँ पे 2x प्लस 3, तो अगले में भी तो 2x प्लस 3 बचाना है, जैसा कि पूरा दिख रहा है, तो 1 कॉमन कर लोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि जब 2x प्लस 3 जब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3/2। कर लीजिएगा, एक स्टेप ने थोड़ा छोड़ दिया है, प्लस से उधर जाएगा माइनस में या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, -1। यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, और मूल क्या क्या होंगे, -3/2 और -1 होंगे। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों कि एक गिलास है, पानी पीने वाला एक गिलास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास कितने हैं दोस्तों, ऊपरी सिरे का व्यास मान लीजिए दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, भाई बड़ा घेरा है, इसका व्यास जाता है 4 सेंटीमीटर। नीचे कितना है, 2 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। चलिए और समझिए इसको। धारिता यानी कि कैपेसिटी, यानी कि इसकी धारण करने की क्षमता, यानी कि इसका आयतन। धारिता, कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता यानी कि आयतन। समझ में आया ना, यानी हमको कुल मिला के इस छिन्नक का क्या करना है, जो गिलास है इसका आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। छिन्नक शब्द समझिए, छिन्नक क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई शंकु है दोस्तों, ये कोई शंकु है। जब इसको हम बीच से काट देते हैं, बीच से क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं, तो ऊपर वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बचती है, जो पुनः शंकु कहलाती है। कोई शंकु हमने लिया, बीच से कहीं से काट दिया उसको, तो ऊपर वाली आकृति जो इस प्रकार बची, ये पुनः शंकु कहलाती है। लेकिन जो नीचे वाली आकृति बचती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों, इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, छिन्नक कहलाती है मेरे दोस्तों। क्या कहलाती है, छिन्नक कहलाती है दोस्तों। तो वही है, वही इसमें दिया गया है। याद रख लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। अगर दोनों सिरों का व्यास समान हो जाएगा तो वो छिन्नक नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेलन बन जाएगा। कहने का मतलब ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 हो जाए तो ये छिन्नक नहीं है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बेलन बन जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है वो अलग अलग है। ऊपर वाले सिरे का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। नीचे वाले सिरे का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। पूरे गिलास की ऊंचाई अर्थात पूरे शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, धारण करने की क्षमता ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया क्या है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। लिखेंगे गिलास की ऊंचाई या शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, दोनों एक ही बात है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग साफ साफ लिखेंगे कि गिलास की ऊंचाई जो किस आकार का है, छिन्नक के आकार का है। गिलास की ऊंचाई यानी कितना दिया है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है मेरे दोस्तों, 14 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या दिया है कि ऊपरी सिरे का व्यास, भाई 2 सिरे हैं, ऊपर और नीचे है, तो ऊपर वाले को हमने मान लिया D1। ऊपरी सिरे के व्यास को हमने क्या मान लिया, D1। D1 बराबर कितना दिया है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर दिया है।
D2 कितना दिया है, दूसरे सिरे का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ऊपरी सिरे का व्यास D1 है जो कि 4 सेंटीमीटर दिया है, निचले सिरे का व्यास कितना है D2 है जो कि 2 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम R1 की बात कर ले दोस्तों, ऊपरी सिरे की त्रिज्या की बात कर ले, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या व्यास की आधी। तो जब व्यास 4 है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, निचले सिरे की त्रिज्या R2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होगे दोस्तों, सारी चीजें समझ गए होगे। गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। भाई व्यास 4 था तो त्रिज्या 2 हो जाएगी, व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, निचले सिरे की व्यास 2 है त्रिज्या 1 हो जाएगी, निचले सिरे की। दोस्तों आइए आगे बढ़ लेते हैं, क्या निकालना है धारिता। लिखेंगे अतः गिलास की धारिता, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी यानी कि आयतन। लिखेंगे गिलास की धारिता। संघीय छिन्नक के आकार का है गिलास दोस्तों, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। छिन्नक का आयतन, छिन्नक की धारिता 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। दोस्तों 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। दोस्तों आइए आगे बढ़ लेते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, ऊंचाई कितनी 14 सेंटीमीटर। याद रख लीजिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 ही हमेशा यूज करना है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अदरवाइज ना कहा जाए, तब तक पाई का मान हमेशा हम क्या यूज करेंगे 22/7 ही यूज करेंगे दोस्तों। और ऊंचाई 14 दी। R1 कितना है 2 का स्क्वायर, R2 कितना है 1 का स्क्वायर, और लास्ट में 2 into 1 हो जाएगा दोस्तों। बन क्या गया 1/3 into 22/7 into 14 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 2 14 हो गया। क्या बच गया 22 दूना 44, 22 दूना 44/3, 22 into 2 44/3 हो जाएगा दोस्तों। 22 into 2 44/3 हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2 into 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया दोस्तों 22 दूना 44/3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 कम 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या मिल गया चलिए देख लेते हैं। 44/3 गुणे 4, 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 44/3 गुणे 4 गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308/3, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। याद रख लीजिएगा दोस्तों, कैपेसिटी यानी कि आयतन जो होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। जितने भी क्षेत्रफल हैं वो स्क्वायर यूनिट होते हैं, और जितने भी कैपेसिटी वॉल्यूम है दोस्तों क्या हो जाएंगे क्यूबिक यूनिट होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया। और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो इसको आप, 3 1 कम 3 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। 0 है 0 लगा दीजिए, 3 2 6, 2 बच गया ऊपर कर दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 102 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका छिन्नक का आयतन अर्थात गिलास की धारिता। दोस्तों आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो इसका लाभ ले सके। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।